हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जो नई सीरीज शुरू की है टेक्नो फंडा एनालिसिस की, उसमें आज के सीरीज में बहुत ही खास वीडियो उम्मीद करूंगा इस सीरीज की जो बेहतरीन वीडियो आपको वन बाय वन स्क्रीन पर दिख रही है उसका आपने पूरा मजा लिया होगा। साथ में पेनी स्टॉक की भी जो सीरीज स्टार्ट की है उसका भी पूरा मजा ले रहे होंगे, क्योंकि ये एनालिसिस एक ऐसी है जो नॉर्मल एनालिसिस से बहुत अलग है। कंप्लीट एक ऐसा कि दुनिया बदल दे उस तरह की कहानी है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट कर लें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। अब आप कहोगे ये लेवल क्यों? क्योंकि मंडे टू फ्राइडे रात के 10:30 बजे हम आपसे मिलते हैं और आपको देते हैं फ्री लेवल, जिस पे नेक्स्ट डे आप पैसा कमा सकते हो। और साथ में टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ जाएंगे तो स्टॉक मार्केट की सारी बड़ी खबर सबसे पहले। तो दोस्तों, बजट में एक सेक्टर ऐसा था जिस पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था और वो था जल जीवन मिशन। इसलिए हमने सोचा कि आज के इस सेक्टर से जुड़े एक ऐसे शेयर की एनालिसिस की जाए जो इन्वेस्टर को मोटा मुनाफा कमा के दे सकती है। बिल्कुल सही, मोटा मुनाफा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इओन एक्सचेंज की, जिसका आज हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आपकी सहूलियत के लिए वीडियो को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे आप आसानी से दोस्ती कर सको, क्योंकि जब तक दोस्ती नहीं करेंगे कंपनी से, कंपनी को नहीं जानेंगे, पैसे इन्वेस्ट करना कुएं में कूदने के बराबर है। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के प्रोफाइल की, फिर इसके रेवेन्यू मॉडल की, उसके बाद समझेंगे इसके फाइनेंशियल को, प्राइस चार्ट को, पीयर एनालिसिस को, और उसके बाद जानेंगे कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को, और लास्ट में जानेंगे मेरी कहानी, यानी मुझे क्या लगता है इस स्टॉक में, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस स्टॉक में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे करेक्ट तरीके से आप पूरी बात समझ पाएं और इस स्टॉक का जोरदार मजा ले पाएं। तो पहला शुरू करते हैं कंपनी प्रोफाइल से। तो 1964 में यूके बेस्ड कंपनी परम्यूटिट के 60% सब्सिडरी के रूप में इओन एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी, जो कि 1985 में होली ओन्ड इंडिया कंपनी के रूप में ट्रांसफर हो गई। अब क्योंकि कंपनी अपने शुरुआती दौर में ग्लोबल लीडर की सब्सिडरी थी, ऐसे में इनके पास टेक्नोलॉजी इनिशियल में ही एडवांस लेवल पर था। बात करें अगर इनके वर्किंग मॉडल की, तो करेंटली ये अपने बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट पर फोकस कर रही हैं, जहां ये वाटर साइकिल से जुड़े कुछ वाइड रेंज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो कि आप यहां पर उस वाइड रेंज किस तरीके से क्या है उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये इओन एक्सचेंज रेजिन्स, स्पेशलिटी केमिकल फॉर वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड नन वाटर एप्लीकेशन के मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है। अब सबसे मजे की चीज़ क्या है, आप लोगों के इस एनालिसिस के कारण मेरी नॉलेज भी बहुत डेप्थ में जाती है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं इसको समझने को। कंपनी प्रोफाइल के बाद जानते हैं इओन एक्सचेंज का बिजनेस सेगमेंट का जो भी कहानी है वो कहाँ से है। तो इंजीनियरिंग, केमिकल, कंज्यूमर में डिवाइड है, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं। तो इंजीनियरिंग में दोस्तों, इंजीनियरिंग सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन यहाँ टोटल सेल का 60% है। कितना? 60%। केमिकल का 30%, कंज्यूमर प्रोडक्ट का 8% और अदर्स से 1% आता है, जिसमें इंडिया में इनका 62% का बिजनेस है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 38% का। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से फैला हुआ सेगमेंट है और किस तरीके से इंडिया और बाहर दोनों के काम को ये बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। साथ में इनके केमिकल के सेगमेंट में इनका मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, और कंपनी इस सेगमेंट को दो भागों में डिवाइड कर रखी है, रेजिन और केमिकल, जिसे ये अपने 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। ये अगेन बहुत ही अच्छी बात है। अब जहां हमने कंज्यूमर में 8% बताया, तो यहाँ ये अपना ब्रांड जीरो बी के थ्रू रिटेल वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करती है। हालांकि इनका ये सेगमेंट थोड़ा लॉस मेकिंग ज़रूर है, बट कंपनी अपना फोकस रूरल मार्केट की तरफ शिफ्ट करके कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद कर रही है। अब नया है, सेगमेंट छोटा है, तो चीज़ों पे मेहनत करेंगे और वहाँ पे बड़े बिजनेस के प्रॉफिट से इस लॉस को हैंडल कर सकते हैं। अब जब कंपनी की बात हो रही है, तो ज़रा स्क्रीन पर इनके क्लाइंट भी देख लीजिए, जिससे समझ में आए कि क्लाइंट परमानेंट रहने वाले हैं या भाग जाने वाले हैं। तो सारे बड़े नाम आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे, और ये अपने आप में एक दिखाता है कि कंपनी पे बड़े ब्रांड का भरोसा है, तभी तो कंपनी डील कर रही है।
अब यहाँ एक बात पक्की है कि कंपनी को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, तो भैया लाइक का बटन दबाने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? क्या आपको इतनी जानकारी थी? नहीं तो दबा दीजिए लाइक का बटन। अब चलते हैं रेवेन्यू मॉडल पर। अब रेवेन्यू मॉडल में क्या कैसे है, तो इनके रेवेन्यू पर किनका असर है, तो इसको हम एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर बहुत ही तरीके से दिख रहा होगा। अब इसी रेवेन्यू का लेखा जोखा अगर हम फाइनेंशियल के थ्रू समझें तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, और जिसमें हम चलते हैं इनके फाइनेंशियल पर। अब इसके फाइनेंशियल में आप 17, 18, 19, 20 में अगर आप गौर करो तो टोटल रेवेन्यू ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, बट वैसा कुछ खास नहीं है। लेकिन इनका जो नेट इनकम है मुझे उसमें 19, 20 में काफ़ी इजाफा दिख रहा है, जो यहाँ पे है। साथ में हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, ये बहुत ही प्यारी और अच्छी बात है। साथ में क्वार्टरली अगर आप इसमें चेक करो, जो कि मेरे को हमेशा मज़ा आता है क्वार्टरली चीज़ों को देखने में, वहाँ पर आप पाओगे कि नेट इनकम मार्च में तो अच्छा था ही 2020 में, जून में थोड़ा घटा, लेकिन सितंबर और दिसंबर में वापस से रिकवर कर गया। तो ये एक मुझे अच्छी चीज़ लगी, जो मुझे लगता है कि ध्यान देने की बात है। लेकिन जब अगर इसके बैलेंस शीट पे आते हैं तो हायर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो है, ये एक सही बात नहीं है, और लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो है, जो कि आपको दिख रहा है। अब इसका जो प्राइस चार्ट है, क्योंकि टेक्नो फंडा एनालिसिस है, तो प्राइस चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, जहां पे ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए तड़प रहा है। यानी क्या आप गौर कर पा रहे हो, बहुत सारे स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट की तरफ हैं, जिसके बारे में हमने कई एनालिसिस बनाई है। कमेंट बॉक्स में बताएं कौन कौन सा स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे खड़ा है, जिसके लेवल्स हमने दिए हैं और टेक्नो फंडा एनालिसिस की है। तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट अगर होता है, जिसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए आप ये समझ के चलो 1250 एंड 1300 के ऊपर क्लोज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके ऊपर में ही हो पाएगा। और साथ में नीचे में 1150 के पास का मेजर सपोर्ट है। अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे दिसंबर 19 के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग गिरी है, और उसके बाद से 27% पे रुकी हुई है। उसी तरीके से अगर FII का भी आप देखोगे तो सितंबर में FII ने अपनी होल्डिंग काफ़ी अच्छी खासी हल्की की है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है, यानी कहीं ना कहीं उनको नीचे से इसमें रिकवरी अच्छी दिख रही होगी कि एक अच्छा रिटर्न दिया है, क्योंकि जैसा कि जब चार्ट हमने दिखाया था आपको, तो आप खुद देख सकते हो कि इस स्टॉक ने, अगर हम मार्च के लो की बात करें तो 543 से सीधा अराउंड 1200, यानी पैसा डबल की स्कीम इसने बड़े ही प्यारे तरीके से करके दी है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि नीचे से माल लेने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग या मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने के बाद लोग वापस से एंट्री मारें। इनकी पीयर एनालिसिस में आएंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा सारा नाम, इयन एक्सचेंज है, HLE ग्लासकोट है, किर्लोस्कर प्नोमेटिक कंपनी है। बट अगर आप गौर करो तो यहाँ पे इन्हीं का PE सबसे सही है, और इनका PB रेशियो भी सही है। तो उन सब निगाह के हिसाब से मेरे लिए तो ब्रेकआउट का गेम सबसे प्यारा होने वाला है इस शेयर में। इन सब बातों को समझ लिया, अब कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को, क्योंकि उसको बिना समझे आगे क्या करने वाला है नहीं जान सकते। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे इयन में लगता है, ये अपने सेल का 1% हर ईयर रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। साथ ही कंपनी के नाम से 50 से ज़्यादा पेटेंट जुड़े हैं, और ये दोनों पॉइंट किसी भी कंपनी के ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। आप जो नहीं जानते हैं उन्हें यहाँ बता दूं कि इयन एक्सचेंज IRCTC के लिए रेल नीर नाम से पानी सप्लाई करती है, और इस प्रोजेक्ट का इनका रेवेन्यू पर अच्छा खासा इम्पैक्ट है। अब क्या आपको पता था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा कंपनी के पास 16 सब्सिडरी हैं, जो अलग अलग देशों में फैली हुई हैं, जिनके थ्रू ये अपने ग्लोबल डिमांड को ईजिली पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में अपने इंडस्ट्रियल सेगमेंट, जिसमें जुड़े हैं JLD और वाटर प्यूरिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। अब यहाँ फ़ायदा ये है कि ये दोनों सेगमेंट कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ से सीधा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो इस बार के बजट में 2.87 लाख करोड़ का एलोकेशन है जल जीवन मिशन की तरफ किया गया है। ऐसे में जब बजट का एग्जीक्यूशन होगा तो इयन एक्सचेंज को भी यहाँ फ़ायदा हो सकता है, और वो फ़ायदा कितना बड़ा होगा ये वक्त बताएगा। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओवरऑल यहाँ देखें तो कंपनी में स्कोप तो दिख ही रहा है। अब स्कोप की बात करें तो यहाँ जो बड़े नामों
के पीछे भागते हैं उन्हें बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला भी इस कंपनी में स्टेक ले रखे हैं, और जैसा कि मैंने बताया मार्च से पैसे इसने डबल कर दिए, तो राकेश झुनझुनवाला को भी इन्होंने पैसे के मामले में डबल कर दिया। अब बॉटम लाइन यानी समरी मुझे क्या लगता है, तो चलिए समरी ये है कि मेरी समरी से पहले आप तो बताइए कमेंट बॉक्स में एनालिसिस कैसी लगी, क्या कुछ कमी है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, अगले किस स्टॉक पे वीडियो बनाना चाहते हैं वो भी बताइए। अब मेरी बात, तो हमने बताया कि कंपनी में स्कोप के साथ ही बजट में अनाउंस किए गए वादों को पूरा करने के लिए अगर गवर्नमेंट या एक्सचेंज की तरफ रुख करती है तो यहाँ कंपनी के साथ साथ इन्वेस्टर को भी मोटा फायदा होगा। बट यहाँ जो मेजर कंसर्न है वो है कंपनी से जुड़े कुछ हिडन फैक्ट्स। जी हाँ, कंपनी के फाइनेंशियल और ऑडिट रिपोर्ट में अभी कुछ साल पहले पाया गया था कि इनके ऊपर 15-20 साल पुराना केस डिस्प्यूट चल रहा है। अब इस टैक्स डिस्प्यूट पे फिलहाल क्या डेवलपमेंट है ये जैसे ही पता लगेगा हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। साथ ही यहाँ जिस तरह का नाम जुड़ा है ऐसे में ऑपरेटर गेम हुआ तो फिर आश्चर्य मत बोलिएगा, क्योंकि आप खुद कहते हैं राकेश झुनझुनवाला का नाम आते ही कुछ डाउट होने लगता है। साथ ही कंपनी प्रोडक्ट स्पेसिफिक है और प्रोडक्ट स्पेसिफिक होने पे फायदा है तो रिस्क भी है, और रिस्क है तो इश्क भी है। अब आपको इश्क है ये बताइए। तो ये थी हमारी एनालिसिस जिसमें बहुत क्लियर कट हमने बता दिया, हमें ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम इन्वेस्टिंग आपको बहुत पैसे कमा के देगा, क्योंकि नीचे से ऑलरेडी इसने काफ़ी रिटर्न दे दिया है। लेकिन अब जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग की वीडियो हमने बनाई है वो आपको यहाँ पे देगा पूरा फायदा। तो जुड़े रहिए, और नेक्स्ट किस वीडियो पे बनाना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और भाई का काम कैसे करना है लाइक कमेंट शेयर करके। थैंक यू सो मच।